ये कहानी असाही नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में है। जब उसका जन्म हुआ तभी उसकी माँ मर गई और अब उसके फादर भी नहीं है। इसी वजह से उसे बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि बाकी उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो उसे हमेशा बुली करते थे। लेकिन अब एक दिन जब वो मार खा रहा था तभी उसी समय अर्थ गॉड की पावर उसके पास एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन लड़कों को दूर फेंक देता है जो कि उस पर हमला कर रहे थे। अब ये चीज देखकर गाँव वाले हैरान थे। उन्हें लगता है कि ये किसी डेविल का श्राप है। इसी वजह से वो असाही को एक पत्थर के साथ बांध देते हैं, और वो भी लोहे की चेनों के साथ, जिससे कि वो कभी आजाद ही ना हो सके। अब उसे इस तरह से कुछ दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में उसे जब भी भूख लगती थी तो वो आसपास पड़े हुए कचरे को या फिर कीड़ों को ही उठाकर गुजारा कर रहा था। पर अब एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जो कि लगभग उसी की उम्र की थी। उस लड़की का नाम काओरी है और ये बाकियों की तरह असाही की शक्ल को देखकर उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, बल्कि ये तो यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई थी। अब असाही खाना खाता और उसे धीरे धीरे काओरी अच्छी लगने लगी थी। साथ ही अब उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि काओरी रोज ही असाही के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। अब सीधे ही कई साल बाद का सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं। हालांकि असाही हमेशा उस पत्थर से ही बंधा रहता, काओरी ही थी जो उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अचानक से उस गाँव में अकाल पड़ना शुरू हो गया और वहाँ की जमीन सूखने लगी थी। इस वजह से उनकी फसल खराब हो रही थी और इस चीज को देखते हुए सभी गांव वाले सोचते हैं कि शायद ऐसा असाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही एक श्रापित बच्चा है। इसीलिए अब वो निकल पड़े थे उसे खत्म करने के लिए, जिससे उनके ऊपर से ये श्राप हट सके। लेकिन जब वो असाही के पास आते हैं तो यहाँ पर काओरी अभी उसके साथ थी। जब वो असाही पर हमला कर रहे थे तो काओरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से वो लोग काओरी को भी मारने लगते हैं। अभी असाही वहीं पर बंधा बंधा काओरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है जो कि काओरी पर हमला करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से काओरी की मौत हो जाती है। ये देखकर असाही अपना आपा खो देता है। बचपन में जो उसकी अर्थ गॉड की पावर एक्टिवेट हुई थी वो फिर से एक्टिवेट होने लगती है, और अब वो पावर असाही के कंट्रोल में नहीं थी। इसी वजह से पहले तो वो अपनी चेन तोड़ता और इसके बाद एक ही झटके में लगभग पूरे गांव वालों को खत्म कर देता है। अब जब तक असाही को होश आया था तब तक उसने पूरे गांव को खत्म कर दिया होता है और वहां पर तबाही फैल चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब काओरी को वापस जिंदा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। वैसे अर्थ गॉड की पावर होने की वजह से और इतने सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अचानक से अब उसकी बॉडी पर कुछ फ्लावर्स भी उग चुके थे। इसी वजह से वो उन्हें काओरी के पास रख देता और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर सर्कुलेट होना शुरू होती है, जिसके बाद हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है और एक लड़के को जो कि असल में असाही ही है, लेकिन ये उसका रीइंकार्नेट वर्जन है। अब इसके बाद कई सौ साल बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। उसी समय असाही का जन्म होता है, मतलब कि असाही अब रीइंकार्नेट हो चुका है और यहाँ पर भी उसका नाम असाही ही था। इस वर्ल्ड में अभी वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है और उसके पेरेंट इस वर्ल्ड में अभी भी नहीं है। इसी वजह से उसे घर का काम सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो पहले खाना बनाता है। अभी वो खाना बना ही रहा होता है कि अचानक से उसके घर में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और वो भी बिना कपड़ों के। असाही उसे देखकर हैरान था, लेकिन अचानक से वो लड़की एक बच्ची में बदल जाती है। अभी असाही को उसका नाम डोरा जानने को मिलता है। वो लड़की यहाँ पर बहुत ही शरारत कर रही थी, जिस वजह से असाही हैरान था और वो उससे और कुछ तो नहीं पूछता पर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले पर डोरा अचानक से उसके सामने बार बार अपीयर हो जाती थी। अब ये देखकर वो हैरान था, लेकिन स्कूल के लिए भी वो लेट हो रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही बाइसिकल उठाता और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में भी डोरा उसके पीछे पीछे आ रही होती है। डोरा असाही से कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकती हूँ, लेकिन असाही उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता है। और स्कूल पहुंचने के बाद भी अभी खिड़की के बाहर उसे डोरा देख ही रही थी, जो कि उसे परेशान कर रही होती है। इस वजह से असाही खिड़की के पर्दे को लगा देता है, लेकिन अब अचानक से वो उसके टेबल पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। असाही उसकी ये बकवास सुनकर पक चुका था। इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब डोरा और किसी को नहीं दिख सकती थी, इसी वजह से सभी को लगता है कि असाही ने ऐसा टीचर को कहा है, क्योंकि वो सामने पढ़ा रहे थे। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, पर ना जाने क्यों वो असाही को डांटते नहीं है और वो उसे समझाकर बिठा देते हैं। अब असाही को भी समझ आ गया था कि डोरा सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। अब जब डोरा टीचर के सर पर सो रही थी तो उसी समय असाही चुपचाप वहाँ से निकलने का फैसला करता है। पर अब जब वो बाहर आया था तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि ना जाने क्यों पर असाही जैसे लड़के को पसंद करती है। वो उसके पास आकर उसे एक लेटर देते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी, पर उसी समय डोरा वहां पर आकर उससे कहने लगती है कि अरे वाह, तुम जैसे लूजर को भी कोई मिल सकती है। असाही को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता है, और यही चीज उस लड़की को लगती है कि शायद असाही उसे ही ये कह रहा है। इसी वजह से वो वहां से चली जाती है। असाही ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो तुरंत ही वहां से चला गया था। अब वो एक बात तो समझ चुका था कि डोरा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस वजह से वो बाद में बहुत सारा खाना उसके पास लेकर आता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। अब ये चीज देखकर डोरा मान लेती है, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रूप में आकर उससे कहती है कि उसे बस असाही का कुछ टाइम चाहिए, उसे असाही को कुछ बात बतानी है। जिसके बाद अभी वो सीधा ही उस गार्डन में टहल रहे थे, जिस दौरान डोरा असाही का हाथ पकड़ती है और अपनी कुछ पावर असाही के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद असाही को आसपास कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। डोरा बताती है कि जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया वैसी नहीं है। मैं यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हारे पास समनिंग पावर है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास समनिंग पावर है, जो चीज तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये पावर सभी को अवेकन करनी पड़ती है। वो बताती है कि असाही ने ऐसे ही एक पावर को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे इसके साथ साथ 12 गॉड की और भी पावर मिल चुकी है।
अब इन पावर से असाही जो करना चाहे वो कर सकता है, मगर वो चाहे तो दुनिया को बचा भी सकता है और चाहे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो अपनी पावर का कुछ नमूना असाही को दिखाती है आसपास के पेड़ों को उखाड़कर, जिसके बाद वो असाही से हाथ मिलाने को कहती है, जिस दौरान वो असाही के अंगूठे से अपने अंगूठे को टच करती है। अब ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि ऐसा करते ही उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। बाद में वो वापस से अपने वो बच्चे वाले रूप में आकर असाही का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया, उसने सिर्फ ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करा था। असाही कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इसका मतलब अब तुम मेरी गुलाम हो। डोरा इस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन इसके बाद वो उसके पीठ पर आ जाती है और अपनी पावर से अपने क्रिस्टल विंग्स को निकालते हुए उसे वहाँ से वापस घर लेकर जाने लगती है। आज उसने अपनी पावर का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वो गिरते गिरते बच गए थे, मगर फिर भी वो बच ही गए थे और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अभी घर पर जब असाही कुछ काम कर रहा था तभी लाइट चली गई थी। यहाँ पर डोरा अपनी पावर दिखाती है और कुछ डिम लाइट्स को वहाँ पर क्रिएट करती है। ये लाइट्स बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि असाही की बॉडी पर जहाँ पर भी ये लाइट गिर रही थी वहाँ असाही अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही थी। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी था। वो डोरा से पूछता है कि क्या सच में वो कोई गॉडेस है। इस पर डोरा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, और इसके बाद में वो अपनी कहानी बताती है। कई साल पहले की बात है जब गॉड्स और टाइटन के बीच में लड़ाई हुई थी। उसी दौरान डोरा स्पेस में कुछ चेन से बंधी हुई थी और उसे बंधे हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिस वजह से उसने उतने समय में बहुत ज्यादा सफर किया। अभी उसी पेन को याद करते हुए यहाँ अभी के टाइम में डोरा बेहोश हो जाती है। असाही ये देखकर तुरंत उसे उठाने लगा था, क्योंकि असाही को भी अब उसकी चिंता हो रही थी, पर वो सोचता है कि ये उठेगी और फिर से परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि ये सोती रहे। असाही उसे सुला देता और सोचने लगता है कि उसे पता चला है कि वर्ल्ड में मैजिक है और अचानक अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वो कहता है कि ना जाने कल से मेरी लाइफ कैसी जाने वाली है, मगर उसे पता नहीं था कि बाहर अभी एक और लड़की, मतलब एक मैजिकल लड़की उस पर नजर रखे हुए है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी डोरा धूप सेक रही थी और असाही वहीं दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वो डोरा से कहता है कि उसे थोड़े से कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन डोरा बताती है कि वो भूल रहा है कि उसे और कोई देख नहीं सकता। अब यहाँ पर डोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन असाही मना करता है और अपने हेडफोन्स लगा लेता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एक फ्लावर मॉन्स्टर वहां पर आता है और डोरा को पकड़कर खा लेता है। असाही अभी अपना हेडफोन लगाए हुए था, इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर डोरा वो सन क्रीम की बोतल वहां असाही के ऊपर फेंक कर मारती है और जब वो गुस्से में पीछे देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि डोरा को एक फ्लावर मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये देखकर वो हैरान था। वो फ्लावर मॉन्स्टर डोरा के कपड़े असाही के मुंह पर थूकता है और वहां से भागने लगता है। अब असाही भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में वो फ्लावर मॉन्स्टर कुछ लीव्स की मदद से असाही की आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और एक दीवार से टकरा जाता है। वैसे डोरा अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो असाही के पास नहीं है, और इसका रीजन ये है कि एक स्पिरिट जब तक अपने समनर के पास नहीं रहती तब तक वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अब असाही वहां से खड़ा होता और तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है जहां पर वो प्लांट भागा था। रास्ते में हम देखते हैं कि अभी उनकी सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा था। अभी असाही को वो प्लांट मॉन्स्टर कहीं पर दिख नहीं रहा था, लेकिन वो भीड़ से आगे बढ़ना शुरू करता है। इसी दौरान उसके सामने एक खतरनाक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, पर वो लड़का कहता है कि असल में वो उसी लड़की का भाई है जिस लड़की ने कुछ देर पहले असाही को एक लेटर दिया था और असाही ने डोरा को चिल्लाते हुए जाने को कहा था, जिस वजह से वो लड़की चली गई थी। अभी वो लड़का असाही पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो उस लड़की और उसके भाई से कहता है कि उसके पास इतनी फालतू वक्त नहीं है कि वो उनकी बातें सुन सके, और इसी तरह वो जवाब देते हुए वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़का मिलता है जो कि उससे कह रहा था कि वो गलत रास्ते से जा रहा है, और वो लड़का यहाँ पर ना जाने किस चीज को बेचने की बात कर रहा था, जिस वजह से असाही को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पैर रखते हुए वहाँ से भाग जाता है। अभी उसे कुछ ही दूर पर एक प्लांट मॉन्स्टर दिखता है और वो तुरंत ही उस तरफ भागता है और वो उसे जाकर पकड़ता है, लेकिन असल में वो एक प्लांट के कॉस्ट्यूम में एक क्यूट सी लड़की थी। लेकिन अब उसी वक्त असाही को एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में डोरा को सुनाई दे रही थी, लेकिन एक समनर होने की वजह से वो आवाज असाही को भी सुनाई देती है। असाही उस आवाज को सुनते ही पहचान जाता है कि ये किस बैंड की आवाज है, जिस वजह से वो तुरंत ही उस जगह पर चला आता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद अचानक से वो आवाज उसे आना कम हो गई थी, और इसका कारण ये था कि डोरा की एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ते जा रही है, लेकिन असाही को पता था कि वो यहीं आसपास ही है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि डोरा आपसे कोई भी बेवकूफी भरी बात करेगी तो वो ध्यान से सुनेगा। अभी ये सुनकर डोरा बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत ही उस प्लांट के पेट के अंदर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, और अब वो बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से वो प्लांट उसे और अपने पेट में नहीं रख पाता। डोरा वहां से बाहर निकल कर आती है। असाही उसे देखता है तो अभी डोरा ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए असाही तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, पर यहाँ पर डोरा भी उस प्लांट को हरा रही थी, जिसके बाद अब वो वापस से नॉर्मल होती है। असाही उसे अपना कोड दे देता है। तभी वो लोग वहां से दूर उस लड़की को देखते हैं जो कि असाही पर नजर रखे हुए थी। अभी डोरा यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतने में ही वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। असाही उसे रोकता है और कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि वो छुपते हुए भी अपनी समन की स्पिरिट से यानी कि उस प्लांट से काम करवा रही थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डोरा भी उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अभी उसी लड़की से कह रहा था कि तुम्हें असाही को चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि मुझे उसकी असली पावर को देखना है। अब जब वो लड़की वहां से चली जाती है तो वो ओल्ड मैन सोचता है कि आखिर असाही की जो गॉड पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी,
और यही सोचते हुए वो बड़ा एक्साइटेड लग रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़की वहीं अभी इसी वक्त स्कूल में असाई की क्लास की तरफ जा रही थी। वो असाई की क्लास में उसकी बेंच के पास आकर उसे एक लेटर देती है। बाकी सभी लड़के तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। उस लड़की के जाने के बाद अब वो असाई के पास आते हैं और उस लेटर को लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि वो असाई का जंगल में इंतजार करेगी। सभी लड़के हैरान थे। अब जब छुट्टी के बाद असाई वहाँ पर जा रहा था तभी वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में हम उस लड़की के भाई को भी देखते हैं जो कि असाई को वहाँ फेस्टिवल में भी मिला था। वो यहाँ भी असाई को पीटना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि असाई बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा होता है। अब असाई वहाँ जंगल में पहुंचता है और देखता है कि बाकी लड़के भी उसी का पीछा कर रहे हैं, पर अब वो उन पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि जब वो जंगल में थोड़ा सा और एंटर करता है तो वहाँ पर वो बाकी लड़के किसी न किसी वजह से बाहर ही रुक जाते हैं। मतलब उनके हाथ पैर कुछ वीन से बंध गए थे, पर ऐसा उस लड़की की पावर की वजह से हो रहा था। लेकिन अभी बस असाई आजाद था। वो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली देखती है जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। इस बिल्ली का नाम मियाओ है, जो कि खुद असाई ने ही रखा है और असाई इसको जानता भी है। इसीलिए असाई उसे थोड़ा संभल कर रहने को कहता है, क्योंकि पहले भी उस बिल्ली को इस वजह से चोट लगी थी क्योंकि वो पेड़ से गिर गई थी। अब जब असाई वहां से आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि रास्ता एंड हो चुका है, लेकिन अचानक से पेड़ एक रास्ता बना देता है, जिसके बाद असाई और डोरा वहां आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आने के बाद उन्हें सामने वही लड़की और उसकी वो स्पिरिट यानी कि वो प्लांट मॉन्स्टर दिखता है। यहाँ भी वो प्लांट असाई को देखकर उससे कहता है कि वो अपनी स्पिरिट मतलब कि डोरा को उनके हवाले कर दे, जिस पर असाई ने साफ साफ मना कर दिया था। जो सुनकर वो लड़की असाई की तरफ एक ब्लैक रोज फेंकती है, जिसे असाई ने डॉज कर लिया था। अगर वो उसे डॉज नहीं करता तो उसे बहुत भारी चोट लगने वाली थी। इसके बाद वो प्लांट मॉन्स्टर भी यहाँ पर असाई के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। असाई उसके अटैक से बच रहा था, जिस दौरान डोरा साइड में आकर अपने पास से किसी वेपन को ढूंढने लगती है जो कि इस सिचुएशन में उनकी हेल्प कर सके, लेकिन उसे कोई भी सुटेबल वेपन नहीं मिल रहा था। यहाँ पर इस तरफ असाई डोरा को देखते हुए कहता है कि उसके पास सबसे वर्स्ट स्पिरिट है, मतलब कि सबसे बेकार स्पिरिट, जिसे कुछ भी नहीं आता। अब यहाँ वो मिस्टीरियस लड़की और वो प्लांट वहाँ हवा में आ चुके थे। वो प्लांट अभी मिस्टीरियस लड़की से कह रहा था कि इन्हें हराने के लिए हमें सिर्फ 30% पावर यूज करने की जरूरत है। जिसके बाद अब वो लड़की अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बड़े से ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक था। वो अब यहाँ सीधा ही डोरा की तरफ बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए, लेकिन डोरा किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर लेती है, जिसके बाद फिर से डोरा पर पंच करने वाला था वो, और डोरा इस अटैक को डॉज नहीं कर सकती थी। इस वजह से असाई वहाँ उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उस ट्री मॉन्स्टर का हाथ वहाँ उन दोनों के ऊपर गिर चुका था। वो प्लांट उस मिस्टीरियस लड़की से कहता है कि शायद असाई भी उसके स्पिरिट के साथ मारा गया, लेकिन इतने में ही उस ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर एक सर्कल का निशान अपीयर होता है और उसका उतना हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें जानने को मिलता है कि सही वक्त पर डोरा ने अपने मैजिकल क्लेवर्स निकाल लिए थे, जिनकी वजह से उन्होंने उस प्लांट के हाथ को कट कर दिया। अभी वो प्लांट फिर से उनकी तरफ पंच करने वाला था, लेकिन यहाँ असाई डोरा से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उधार मांगता है, जिसके बाद वो दोनों एनर्जी कनेक्ट करते हैं और असाई पूरी पावर से उस प्लांट के हाथ पर पंच करता है। अभी उसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जम चुका था और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से हमला करने वाला था, जिससे बचने के लिए डोरा अपने क्रिस्टल विंग समन करती है। अब असाई और डोरा वहां से हवा में आ गए थे, जिसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ गए थे और क्रिस्टल शूज को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उस ट्री मॉन्स्टर से बचते हुए नीचे आते हैं। जिसके बाद असाई सही मौके पर उन मैजिकल क्लेवर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर डोरा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने तुरंत ही असाई को गले लगा लिया था, पर इसके बाद वहाँ पर वो उस मिस्टीरियस लड़की को वहाँ से जाता हुआ देखती है। इस वजह से वो उसकी तरफ हमला करने लगती है, पर असाई उसके सामने आकर डोरा को रोकता है। ये देखकर डोरा हैरान थी। वो इसकी वजह पूछती है तो असाई कहता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, वरना यह हमें खत्म भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि अभी डोरा के पीछे 4 ट्री मॉन्स्टर खड़े हुए थे, जो कि पहले जैसे ही ताकतवर लग रहे थे। डोरा उन्हें देखकर डर जाती है और अपना बिहेवियर बदल लेती है। वो कहती है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उस मिस्टीरियस लड़की से घर चलकर कुछ खाने को भी कहती है। अब वो प्लांट कहने लगता है कि हम तुमसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं और हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन तभी उस मिस्टीरियस लड़की का पेट कुछ और ही बोलता है, जिस वजह से वो समझ जाते हैं कि उसे भी भूख लगी है। अगले सीन में अब वो असाई के घर पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर घर पर आकर जब वो प्लांट असाई के हाथ का खाना खाता है तो कहने लगता है कि हमें इन लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये बुरे नहीं लगते। वैसे अब वो प्लांट इन पर अटैक करने का मोटिव भी बताता है। वो बताता है कि असल में हम सिटी के प्रोटेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। अब जब वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो मिस्टीरियस लड़की उस प्लांट के मुंह में खाना ठूसकर वहां से चली जाती है। अब असाई भी उसके पीछे वहां बाहर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो अपनी बेस्ट पिकअप लाइन उस मिस्टीरियस लड़की को सुनाता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो लड़की यहाँ अपना नाम बताती है। उसका नाम हाना है और यहाँ पर वो कहती है कि मैं आगे भी तुम्हारी और तुम्हारी स्पिरिट डोरा के ऊपर नजर रखूंगी। और इसके बाद वो एक ब्लैक रोज असाई को देती है, पर तभी वहाँ पर डोरा और उसकी वो प्लांट स्पिरिट भी आ जाती है। वो दोनों यहाँ पर कुछ गलत समझ लेते हैं। वैसे सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सही समझा था। वो रोज हाना ने असाई को ऐसे ही दिया था। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। अगले दिन हम असाई को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से असाई की विंडो के पास से एक जिराफ आ जाता है। इसे देखकर सभी बच्चे हैरान थे, पर तभी खिड़की में से और भी जानवर अब अंदर आने लगे थे। अब ये देखकर वो सभी बाहर की तरफ जाते हैं, पर बाहर भी बहुत सारे जानवर थे। अब असाई वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दूर से एक पांडा मिलता है, लेकिन असाई उसके पास से निकल गया था बिना उसे परेशान करे। बाद में जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे एक चिंपैंजी भी दिखता है, जो कि चिंपैंजी का माइकल जॉर्डन ज्यादा लग रहा था और यहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। असाई शहर की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो और डोरा वहाँ से जा रहे थे, तभी स्कूल इंस्ट्रक्टर उन्हें स्कूल जिम की तरफ जाने को कहते हैं।
जिससे कि वो सभी सेफ रह सके। पर डोरा असाई से कहती है कि तुम एक समनर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमें सिटी की तरफ चलना चाहिए, शायद हमें इसका रीजन पता चल सके। अब जब वो सिटी में आते हैं तभी असाई को वहाँ पर कुछ जंगली जानवर मतलब कि जो खतरनाक वाले हैं जैसे कि शेर वगैरह वो दिखते हैं और उनके सामने अभी एक लड़की खड़ी हुई थी। असाई को लगता है कि ये लड़की प्रॉब्लम में है, इस वजह से असाई तुरंत ही वहाँ से भागता है और उसे बचाता है। अभी उस लड़की के साथ एक कैट भी थी। वो कैट गुस्से में असाई के फेस पर अपने नाखून से हमला कर देती है। इसके बाद असाई को जानने को मिलता है कि असल में उस लड़की ने ही इन सभी जानवरों को जू से आजाद किया है, जिसके बाद ये सभी यहाँ शहर में भाग आए हैं। वैसे ऐसा करना उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसका मतलब वो भी एक समनर है और इसमें उसके स्पिरिट ने उसकी हेल्प की होगी। अभी इस खतरे को देखकर सिटी की प्रोटेक्टर यानी कि हाना और उसका वो प्लांट वहाँ पर आ चुके थे। वो अभी बिल्डिंग से यहाँ इस लड़की और बाकी सभी जानवर को देख रहे थे। वो प्लांट कहता है कि इसे रोकना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिसके बाद अब हाना और वो प्लांट वहाँ बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देते हैं। जंप करते वक्त और नीचे आते वक्त वो प्लांट यहाँ फायर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ धुआं हो गया था। नीचे आने के बाद हाना अपनी पावर से पहले तो सभी जानवरों को पकड़ लेती है और साइड से हटा देती है, जिससे कि वो इस नई मिस्टीरियस लड़की से फाइट कर सके। अब देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। इस तरफ डोरा असाई से कह रही थी कि आखिर हम किस तरफ हैं। असल में डोरा भी फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन असाई उससे कहता है कि हमें बीच में आने की जरूरत नहीं, अभी हम दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर अभी हाना अपनी वाइन्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल्स बहुत ही स्पीड से भागते हुए उसके हर अटैक से बच रही थी और उस पर अपनी क्लाउज से हमला कर रही थी। यहाँ हाना को भी थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अटैक की स्पीड बढ़ाती है, जिस वजह से उसका अटैक को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पर यहाँ पर वो मिस्टीरियस गर्ल अपनी कैट पावर को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। इस वजह से उसके लिए हाना को रोकना थोड़ा सा आसान था। पर अब हाना और ज्यादा स्पीड बढ़ाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। अब यहाँ हाना ने उसे पकड़ने के लिए अपनी वाइन्स को उसकी तरफ फेंका था, जिस दौरान वो लड़की पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फंस गया था, जिसके बाद हाना उसे पकड़ते हुए आसमान की बिल्डिंग की तरफ फेंकने लगती है और इसके बाद वो बड़ी सी दूसरी रूट वहाँ जमीन से निकालती है। अभी ये देखते हुए वो गर्ल भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने का फैसला करती है और अपनी स्पिरिट को एक जायंट स्पिरिचुअल बियर में कन्वर्ट कर लेती है। यहाँ पर इस जायंट बियर को रोकना इतना आसान नहीं था, इस वजह से सिचुएशन को संभालने के लिए हाना ने भी अपने ट्री को समन कर लिया था। अब वो ट्री मॉन्स्टर वहाँ पर उस बियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता और वो बियर भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों ही कुश्ती की तरह एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और धक्का देने लगते हैं। अभी चीज में उस ट्री मॉन्स्टर के पास हाथ नहीं बचे थे, लेकिन तभी वो हाना का प्लांट एक मैजिकल स्पेल के थ्रू ट्री मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ट्री मॉन्स्टर के 2 और हाथ निकल आए थे और अब वो उन दोनों हाथों से बियर मॉन्स्टर पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो बियर मॉन्स्टर अभी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बियर को भी बहुत ही टाइट पकड़ लेता है और प्रेशर के साथ उसे दबाते हुए उसके स्पिरिट के कई सारे टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो सारे टुकड़े कुछ स्पिरिचुअल वुल्फ में चेंज हो चुके थे। वो सारे स्पिरिचुअल वुल्फ यहाँ पर इस ट्री मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर चढ़कर उसे बाइट करने लगते हैं और इसकी वजह से दूसरी तरफ वहाँ पर हाना को भी चोट पहुंच रही थी। ये चीज असाई भी नोटिस कर रहा था। हाना इससे बचने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को घूमने को कहती है और जब वो ट्री मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से घूमता है तो वो स्पिरिचुअल वुल्फ वहाँ से दूर जाकर गिरने लगते हैं। अब जब उन स्पिरिचुअल वुल्फ को चोट लग रही थी तो उसकी वजह से यहाँ मियाओ को भी चोट लग रही थी। असाई समझ गया था कि अगर ये दोनों इस तरह से लड़ते रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल वुल्फ कमजोर पड़ रहे थे, इसी वजह से अब वो सभी एक साथ कंबाइन होते हुए एक स्पिरिचुअल स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर ही रहे थे, लेकिन इतने में ही असाई और डोरा वहाँ से आगे आते हुए डोरा की पावर से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल चेन्स में उन दोनों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद असाई उन दोनों को ही लड़ने से मना करता है। अब यहाँ पर वो जो स्पिरिचुअल स्नेक था वो वापस से स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए मियाओ के अंदर चला आता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में मियाओ ही वो समनर है जिसने इस स्पिरिचुअल स्नेक और उस लड़की को समन किया था। यहाँ पर मियाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से असाई तुरंत ही उसे उठाता है और देखने लगता है। तभी यहाँ पर हाना का वो प्लांट मियाओ को उनके हवाले करने को कहता है, क्योंकि मियाओ की वजह से सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया था। लेकिन यहाँ असाई मियाओ की सिचुएशन को देखते हुए मना कर देता है और कहता है कि वो मियाओ को नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसकी तबीयत और हालात दोनों ही बहुत खराब है। जब वो ठीक हो जाएगी तब वो आकर उससे मिल सकते हैं। अभी वो प्लांट गुस्से में था, वो असाई को वार्न करता है, पर यहाँ पर डोरा अपने वो क्लेवर्स दिखाते हुए प्लांट से कहती है कि सोच समझकर कुछ भी कहना। जिसके बाद हाना यहाँ फैसला करती है कि वो उस कैट को यानी कि मियाओ को अपने साथ अभी नहीं लेकर जाएगी और इसके बाद वो असाई को भी जाने देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाई अभी अपने घर पर बैठा हुआ था, जहाँ मियाओ वापस से अपने उस गर्ल वाले फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ असाई उससे हैरानी से कहता है कि आखिर एक कैट कैसे कोई समनर हो सकती है, जिस पर मियाओ बताती है कि उसे गलत फहमी है, क्योंकि हर एक जानवर एक समनर हो सकता है। ये सुनकर असाई हैरान था। अब मियाओ बताने लगती है कि उसका जो भाई है वो सबसे ज्यादा कूल समनर है, लेकिन अब वो थोड़े से उदास हो गई थी। वो बताती है कि उसका भाई करीबन 7 साल पहले उसे छोड़कर चला गया, जिसके बाद से वो उसे मिल नहीं पाई। उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला और इसी वजह से उसने सिटी में बहुत सारे जानवर छोड़ दिए थे, जिससे कि शायद उसके भाई का अटेंशन यहाँ सिटी की तरफ आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब तभी वहाँ हम खिड़की के बाहर एक क्रो को देखते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर अंदर ही देख रहा था और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़ गया था और करीबन लाखों की गिनती में उड़ रहे क्रोज के साथ मिल जाता है। और उसी दौरान हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि असल में मियाओ का भाई है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह असाही के गेट को कोई नॉक करता है। ये कोई असल में कुछ एलियन की शक्ल के लोग थे
जब असाई गेट खोलता है तो वो बताते हैं कि हाना ने उन्हें भेजा है असाई को बुलाने के लिए। अपने घर पर असाई उन्हें देखकर डर रहा था, इसी वजह से वो चुपचाप गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे उठाकर हाना के घर पर ले आते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से आने के बाद असाई सबसे पहले हाना से मिलता है। जब वो वहाँ उसके मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी असाई को गार्डन में एक फायर मॉन्स्टर खाना बनाता हुआ दिखता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, पर इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है। जब वो उस मेंशन के अंदर आता है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जो कि उसे पता तो नहीं था, लेकिन वो असली में उसकी मदर की स्टैचू है। यहाँ पर वो प्लांट असाई को बताता है कि ये सबसे पहले वॉचर थी, मतलब ये वॉचर की लीडर थी। असाई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ आवाज आती है। उसे लग रहा था कि जैसे कि ये उसकी मदर की आवाज है, और फिर वो एक दूसरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ उसकी मदर अभी उसे अपने पास बुला रही थी। अब जब वो आगे बढ़ने वाला था तभी ये लोग उसे उठा देते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ खो गया, और इसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा हाना के ग्रैंडफादर के पास लेकर आते हैं, जिन्होंने असाई को बुलाया था। अब जब असाई वहाँ पर पहुंचता है तो वो ओल्ड मैन उसे अपना नाम हार्लोन बताते हैं। यहाँ पर अभी डोरा असाई से कह रही थी कि ये कोई मामूली से ओल्ड मैन नहीं है, लेकिन फिर हार्लोन अपनी पावर की मदद से असाई, डोरा और मियाओ को बिठा देता है। असाई अभी उसके ऑरा को महसूस कर पा रहा था कि ये सच में बहुत पावरफुल है। अभी हार्लोन उन्हें पूरी बात थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि दो ग्रुप्स हैं, एक वॉचर्स की और एक डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर्स पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और वॉचर्स का काम उन्हें रोकने का है। वो असाई से पूछते हैं कि आखिर वो किस फैक्शन को ज्वाइन करना चाहेगा। तभी यहाँ पर डोरा कहती है कि हमें अवेंजर को ज्वाइन करना चाहिए, और मियाओ कहने लगती है कि नहीं, हमें जस्टिस लीग को ज्वाइन करना चाहिए। पर असाई इन दोनों को चुप कराते हुए बिठा देता है, और इसके बाद हार्लोन से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी भी बूढ़े आदमी की बात सुनने से मना किया था। अब हार्लोन उसे उसके पेरेंट्स की बातें बताना शुरू करता है। वो बताता है कि तुम 5 साल में ही अनाथ हो गए थे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर चले गए। वो ऐसे ही कई पर्सनल बात बताता है जो कि असाई के अलावा शायद और किसी को भी पता नहीं था। लास्ट में वो ये भी कहता है कि तुमने डोरा को समन किया, ये कोई मामूली बात नहीं, और तुम्हारा जन्म कोई नॉर्मल काम करने के लिए नहीं हुआ है। अब जब वो ये सब कह रहा था इतने में ही तभी उनकी मेंशन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, लेकिन हार्लोन ने उसे नोटिस कर लिया था, इस वजह से उसे पंच करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी उनके सामने एक आदमी आता है। हार्लोन उसे देखकर कहता है कि ये डिस्ट्रॉयर है। असल में डिस्ट्रॉयर ग्रुप के हर एक मेंबर को डिस्ट्रॉयर ही कहा जाता है। यहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर अभी इनसे लड़ने के लिए आया था, लेकिन इनका मेन मकसद अभी किसी को भी पता नहीं था। लेकिन हार्लोन उसे देखकर उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है। कुछ देर में हार्लोन ये बात समझ चुका था कि यहाँ असाई को खतरा है, इस वजह से वो हाना से कहता है कि वो असाई को यहाँ से लेकर जाए और उसका ख्याल रखे, क्योंकि हार्लोन के हिसाब से यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर नहीं आया है, बल्कि यहाँ और भी है। अब जब किसी अटैक की वजह से वो सभी हवा की तरफ गिरने लगे थे तभी हाना उन्हें बचाती है, पर इतने में ही वहाँ पर एक और डिस्ट्रॉयर की एंट्री होती है, जो कि उस मेंशन के एक गार्ड को खत्म करते हुए अपनी गन बाहर निकालती है। ये देखते हुए हाना उस पर हमला कर रही थी, पर उसके अटैक्स का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डिस्ट्रॉयर बहुत पावरफुल था। अब वहाँ पर एक और डिस्ट्रॉयर आता है जो कि असल में मियाओ का भाई है। मियाओ से देखकर हैरान थी। वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है और अपने भाई की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका भाई अपना एक क्रो यहाँ पर मियाओ की सर की तरफ भेजता है, जिस वजह से मियाओ का सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वापस से अपने कैट के फॉर्म में आ जाती है। ये देखने के बाद असाई को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही आगे बढ़कर मियाओ के भाई की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन इतने में ही एक दूसरा मिस्टीरियस डिस्ट्रॉयर आकर असाई के माइंड में ट्रिगर करता है, जिसके बाद अचानक से असाई किसी दूसरी वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ भी वो एक बच्चे के फॉर्म में था और उसकी मदर भी वही थी। वो सोच रहा था कि उसका ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन अचानक से वो इल्यूजन टूटता है और वो देखता है कि उसे एक डीमन ने पकड़ रखा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अभी उसके पास डोरा थी, जो कि उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असाई बहुत बुरी तरह से बेहोश था। दूसरी तरफ वहाँ पर मेंशन के ऊपर हम देखते हैं कि हार्लोन अभी उस पहले वाले डिस्ट्रॉयर से लड़ रहा था, जहाँ वो डिस्ट्रॉयर कमजोर पड़ने लगा था और हार्लोन उसे पीट पीट कर उसे इधर उधर फेंक रहा था। अब यहाँ नीचे हम देखते हैं कि जब ये चीज हाना देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर जीत रहे हैं। इस वजह से वो भी यहाँ पर न आते हुए दूसरे डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर गर्ल उस ट्री मॉन्स्टर से बच गई थी। जिसके बाद अचानक से ट्री मॉन्स्टर के पीछे ग्रीन आइज अपीयर होती है और इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर अचानक से फ्रीज होने लगता है और वहीं पर खत्म भी हो जाता है। ट्री मॉन्स्टर के खत्म होने के कारण यहाँ पर हाना को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो डिस्ट्रॉयर वहाँ उसके गले पर कट लगा देती है। अब ये देखकर ऊपर हाना के ग्रैंडफादर यानी कि हार्लोन अभी बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे। वो तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल यहाँ पर हाना की तरफ करके उसके गले पर लगे उस कट को हील करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी दौरान एक और डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आकर हार्लोन पर हमला करता है, लेकिन हार्लोन ने उसे जमा दिया था। पर इतने में ही एक और डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आता है जो कि हार्लोन को दूसरी तरफ से बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए मियाओ के भाई ने यहाँ पर हार्लोन की पीठ पर हमला कर दिया था। इससे उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई थी और तभी वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहाँ पर आकर उसके सर पर हमला करती है। हार्लोन यहाँ पर लगभग मरने की हालत में था, लेकिन अचानक से उसकी गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने गॉड स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था, जिसके बाद उसकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर तभी वहाँ पर एक और डिस्ट्रॉयर आता है जो कि अपने ग्रिम रीपर को समन करते हुए यहाँ पर हार्लोन के अंदर से उसकी सारी एनर्जी खींचने लगा था। अब ये प्रोसेस पूरी होती है तब हार्लोन मारा जा चुका था। ये देखकर नीचे डोरा और प्लांट बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी ऊपर एक डिस्ट्रॉयर कहता है कि क्या हमें इन दोनों को भी खत्म करना चाहिए, जिस पर दूसरा डिस्ट्रॉयर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इनको मारकर कोई मतलब नहीं। इसके बाद वो सभी डिस्ट्रॉयर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगले दिन असाई को होश आ चुका था, लेकिन हाना की हालत अभी भी खराब थी, उसे होश नहीं आ रहा था, इसीलिए प्लांट और डोरा भी गुस्सा कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर असाई अपने मोबाइल में उन्हें उसी फाइट को दिखाता है। असल में कोई मिस्टीरियस आदमी या फिर मिस्टीरियस लड़की इस चीज को स्ट्रीम कर रही थी। इंटरनेट पर ये चीज देखकर असाई बहुत हैरान था
और बाकी सभी भी हैरान ही लग रहे थे और कहते हैं कि अगर वो उस पर्सन का पता लगा ले तो शायद उन्हें और भी कुछ डिटेल्स मिल सकती है। जब वो वहाँ पर उस प्रोफाइल को देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये कोई लड़की की है और इसे डिस्ट्रॉयर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी है। अब ये लोग उसे ढूंढना चाहते थे, तभी इन्हें जानने को मिलता है कि सिटी में आज एक ऑटोग्राफ इवेंट हो रहा है। शायद इस गर्ल की कोई बुक छपी होगी और इसीलिए ये ऑटोग्राफ देने आ रही है। अब यहाँ पर मियाओ, असाई और डोरा वो लोग वहाँ पर उस लड़की को एक एयरशिप से चिपक कर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अभी ट्रेन में बैठकर आ रही थी। उसके पास एक फोन है जिससे वो ट्रेन के गेट, एक्सेलरेटर और यहाँ तक की बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर लगी हुई टेलीविजन को भी कंट्रोल कर सकती है। अब जब वो वहाँ पर पहुंचती है और बैठती है बुक लेकर ऑटोग्राफ देने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता क्योंकि कोई भी उसे पहचानता तक नहीं है। लेकिन जब वो डीमोटिवेट होने वाली थी कि इतने में मियाओ ऊपर से उसे नोटिस कर लेती है, जिस वजह से वो तीनों ही वहाँ ऊपर से नीचे आ जाते हैं और असाई यहाँ पर मास्क पहनकर उस लड़की के पास आकर उसकी बुक्स की तारीफ करने लगता है। साथ ही उसे पैसे देते हुए कहता है कि मुझे ये सारी बुक चाहिए। अभी वो लड़की वो सारे पैसे ले लेती है और वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि असाही कौन है और वो यहाँ किस किस के साथ आया है और अब उनका भांडा फूट चुका था। इसीलिए डोरा और मियाओ दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वो लड़की बताती है कि कल रात उनके ऊपर करीबन 60 डिस्ट्रॉयर ने हमला किया था जो कि बहुत पावरफुल थे। ये देखकर असाई और ज्यादा हैरान था कि उसे उन डिस्ट्रॉयर की गिनती भी पता है। लेकिन इतने में फिर अचानक से उसके फोन पर एक अलर्ट सिग्नल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से हट जाती है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक हमला होता है, मगर यहाँ पर किसी को भी वो अटैक लगा नहीं था। अब अचानक से वो फोन जो कि नीचे गिर गया था वो फिर से अलर्ट सिग्नल जारी करता है, जिसके बाद वो गर्ल अचानक से वहाँ से भागने लगती है। अभी असाई, डोरा और मियाओ तीनों ही उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में भागते हुए वो लड़की बताती है कि ये अटैक उसी के ऊपर हुआ है। अब ये जानकर असाई सोचता है कि ये लड़की उनके लिए जरूरी है, इस वजह से वो यहाँ पर इसे छोड़ नहीं सकते। अभी इनकी तरफ बहुत सारी बुलेट्स आ रही थी जिसे वो डॉज कर रहे थे। अचानक से जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये हमला असल में कुछ रोबोट्स कर रहे हैं और वो स्पीड से वहाँ पर भागते हैं, लेकिन सामने ब्रिज का एंड था जिस वजह से उन्हें वहाँ पर से नीचे ही कूदना पड़ता है। अब जब वो नीचे गिर रहे थे तभी वहाँ पर एक कार आती है और उन्हें कैच कर लेती है। अभी असाई ये देखकर हैरान था कि आखिर ये कार अपने आप कैसे चल रही है। तभी उसे जानने को मिलता है कि असल में इस कार को वो लड़की अपने फोन से कंट्रोल कर रही है। वैसे तभी हम देखते हैं कि वो सभी रोबोट्स अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। वो लड़की इन्हें बताती है कि ये असल में डिस्ट्रॉयर्स ही हैं और ये लो लेवल स्पिरिट्स हैं और इनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि ये रोबोट्स हैं, इसीलिए ये ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते। और उस लड़की ने पहले ही यहाँ से इनके सिग्नल काट दिए हैं, जिसकी वजह से अभी ये बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अगर इन्होंने इतने सारे रोबोट्स को खत्म कर दिया तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ये देखते हुए डोरा और मियाओ दोनों ही खड़े होते हैं और उन रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, इस वजह से वो उनके हर अटैक को डॉज कर रहे थे। अब तभी वो लड़की भी उठती है और एक रोबोट पर हमला करती है, जिसके बाद वो रोबोट मारा जाता है। ये देखकर वो लोग खुश थे कि उन्होंने एक रोबोट को खत्म कर दिया, पर अभी भी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट थे जो कि उनके पीछे बहुत ही स्पीड से आ रहे थे। अब अचानक से वो रोबोट भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पहले तो असाई उन्हें शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो शील्ड कमजोर पड़ते जा रही थी। अब हम देखते हैं कि अचानक से वो रोबोट्स रुक गए थे और इसके बाद फिर से वो गोली चलाते हैं, लेकिन इस बार वो उनसे थोड़ा दूर चलाते हैं, जो चीज किसी को भी समझ नहीं आती। वो लड़की कह रही थी कि शायद इन्होंने अपना निशाना मिस कर दिया, लेकिन असल में वो लोग वहाँ पर रोड पर निशाना लगा रहे थे क्योंकि इसकी वजह से रोड टूट चुकी थी और ये सभी अपने कार के साथ वहाँ नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन उसी समय डोरा अपने क्रिस्टल विंग समन कर लेती है, जिसकी वजह से वो उन्हें बचा लेती है। लेकिन हवा में फिर उसकी पावर भी कम पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये नीचे गिर ही गए थे। हालांकि इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब ये सभी रोबोट इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये भाग भी नहीं सकते थे, लेकिन तभी वो लड़की अपने फोन से एक ट्रक को वहाँ पर बुलाती है और वो ट्रक सीधा आकर इन सभी रोबोट से टकराता है, जिस वजह से वो रोबोट वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुए थे, इस वजह से वो फिर से उठते हैं और इनकी तरफ कुछ मिसाइल से हमला करते हैं। उन मिसाइल्स की वजह से वो लोग वहाँ से दूर गिर गए थे और वो जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी उसके टुकड़े आसपास बिखर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की अपने फोन को एक गेमिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हुए उसकी कोई बटन दबाती है, जिसके बाद वो पूरा ट्रक फिर से कंबाइन होता है और वो एक हाईटेक रोबोट में बदल जाता है। वो रोबोट बहुत ही कूल था और इसके बाद अब वो रोबोट एक एक करके उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करते जाता है। लास्ट में एक रोबोट भागने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़की के बड़े से रोबोट ने उसे भी हरा दिया था। असाई और बाकी सभी कह रहे थे कि ये रोबोट तो बहुत ही कूल है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उस रोबोट के चेस्ट पर जहाँ पर फ्यूल होल था वहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। अब अचानक से उसमें आग लग जाती है और एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद से वो लड़की वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर गई थी। बाद में असाई और सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की नहीं, असल में एक लड़का है जो कि विग पहने हुए था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। उन्हें लगता है कि ये कोई पागल है, तभी असाई उन्हें पहचानता है कि ये लड़का वही है जो कि उसे बहुत पहले मिला था जब वो उस प्लांट से डोरा को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा था। इसका नाम हमें स्टैन पता चलता है। अब भले ये कितना भी पागल टाइप लगे, लेकिन फिर भी उसकी मदद की इन्हें जरूरत है। इसी वजह से असाई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता और अपनी टीम में ज्वाइन होने का कहता है। इसके बाद स्टैन उन्हें वहाँ से सीधा अपनी लेबोरेटरी में ले आया था, जहाँ पर वो सभी हैरान थे ये देखकर कि एक छोटा बच्चा इतनी ज्यादा चीजें कैसे जानता है। उसकी लेबोरेटरी बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी। यहाँ स्टैन उन्हें कई सारी बातें बताता है, जैसे कि उसके पास एक टीवी टाइप की चीज है जिस पर बहुत सारे रेड डॉट और ग्रीन डॉट बने हुए थे। वो पूरे मंथ की रिपोर्ट बताता है, जहाँ पर पहले हम ग्रीन डॉट्स को देखते हैं जो कि असल में स्पिरिट समनर्स को शो करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन डॉट थे, लेकिन धीरे धीरे रेड डॉट की गिनती बढ़ते जा रही थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो उन समनर पर हमला कर रहे हैं, जिन्होंने अपने स्पिरिट्स को अवेकन कर लिया, जिससे कि वो उनकी पावर को छीन सके। इस पर स्टैन कहता है कि बिल्कुल, उन लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना।
स्टैन बताता है कि उसने एक और चीज नोटिस की थी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक दिन अचानक से बहुत सारी स्पिरिट एक साथ अवेकन हुई थी। अवेकन मतलब उनकी पावर एक साथ एक्टिवेट हुई थी। असाही ये चीज सुनकर थोड़ा हैरान था। वो बताता है कि उसी सेम डेट पर डोरा समन हुई थी, मतलब असाही डोरा से पहली बार जब मिला था। स्टैन समझ जाता है कि डोरा में कुछ तो खास बात है। वो डोरा से पूछता है कि आखिर उसका पास्ट क्या है, जिस पर जब डोरा अपने पास्ट को याद करती है तो अचानक से फिर से उसके सर में दर्द होने लगता है। लेकिन फिर स्टैन उसे चुप करा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में फिर कभी इसके बारे में बता देना। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से सीधा ही हार्लोन के मैंसन की तरफ चले गए थे, क्योंकि स्टैन ने अपने डिवाइस में चेक किया था कि पिछली रात के अटैक के पहले मैंसन के अंदर बहुत सारी स्पिरिट थी और वहाँ के खतरे को देखते हुए ज्यादा डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आए थे। अभी स्टैन को ये तो पता है कि वहाँ पर कितने डिस्ट्रॉयर आए थे, लेकिन उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि आखिर वो कौन कौन थे। इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर मैंसन की तरफ आया था। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो वो अपने एक डिवाइस से आसपास की पूरी जगह को स्कैन करता है और स्कैनिंग के बाद उसे एक कैमरा दिखता है, जिसे रीस्कैन करने के बाद उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर हवा में एक लाइट रिलीज करता है, जिसकी वजह से जब जो भी डिस्ट्रॉयर वहाँ से निकलता है उसका एक होलोग्राम रेडी होता है। पहला वाला होलोग्राम यहाँ पर उस पहले वाले डिस्ट्रॉयर का था। हमें जानने को मिलता है कि असल में वो अर्थ समनर है, लेकिन वो पोर्टल से इसीलिए आया क्योंकि जिससे कोई भी उसे देख ना पाए और वो सीधा वहाँ पर आकर डायरेक्ट अटैक कर सके। मैंसन के ऊपर साइड पर वो पोर्टल बनाने में किसी डायमेंशन समनर ने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद जब वो लाइट इधर उधर घूमता है तो एक और डिस्ट्रॉयर सामने आता है। वो बताता है कि ये एक एलिमेंटल समनर है। ये गर्ल वही थी जिसके पास वो गन्स थी। अब वो फिर से लाइट घुमाता है तो उसके बाद मियाओ का भाई सामने आता है। वो बताता है कि इसका नाम क्रो है और ये एनिमल समनर है। मियाओ कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका ब्रेन वॉश किया गया हो, वरना मेरा भाई बुरा नहीं था, पर अब ये राज तो शायद फ्यूचर में ही खुल सकता है। इसके बाद अब स्टैन असाही से पूछने लगता है कि वो बेहोश हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, जिस पर असाही बताता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाकर कैद हो गया था। अब तभी स्टैन होलोग्राम को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर असाही बेहोश हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि ये कोई मिस्टीरियस आदमी था जिसे हम पहले देख चुके हैं, पर स्टैन बताता है कि ये माइंड कंट्रोल करना जानता है। अब स्टैन दूसरी तरफ लाइट करता है तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की आती है जिसने हाना के गले पर वो कट लगाया था। स्टैन बताता है कि इसे शैडो कहते हैं क्योंकि ये शैडो से छुपते हुए हमला करती है। इसके बाद अब वो मैंसन की तरफ लाइट करता है जहाँ ऊपर लास्ट 7th डिस्ट्रॉयर सामने आता है, जो कि वही ग्रिम रीपर वाला था। स्टैन बताता है कि इसके पास स्पेशल पावर है, ये किसी भी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसी ने हार्लोन को भी मारा था। अब इसके बाद स्टैन वहाँ से आगे बढ़ता और एक गड्ढे की तरफ जाता है। वो बताता है कि यह गड्ढा उस डायमेंशन समनर की वजह से हुआ क्योंकि उसने यहाँ से आधी बिल्डिंग को ही किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है। ये सुनकर सभी हैरान थे। जब वो उस गड्ढे के नीचे आते हैं तो यहाँ स्टैन अपने होलोग्राम पावर से पिछली रात के पहले की जगह को होलोग्राम के थ्रू इन्हें बताता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी स्पिरिट्स बोतल में बंद थी। असल में ये लोग वॉचर्स हैं, इसी वजह से इनके पास बहुत पावर है और इन्होंने सभी स्पिरिट्स को बंद करके रखा हुआ था जिससे कि कोई भी खतरा ना आए। और सभी डिस्ट्रॉयर्स इन स्पिरिट को चुराने के लिए आए थे और वो इसमें कामयाब भी हो गए। स्टैन बताता है कि हार्लोन सबसे पावरफुल वॉचर था और अब उसके जाने के बाद उनका ग्रुप बहुत कमजोर हो चुका है। वैसे तभी स्टैन को पता चलता है कि वो जो 7 डिस्ट्रॉयर आए थे उनमें से एक डिस्ट्रॉयर अभी सिटी से कुछ ही दूर पर है और वो अभी अकेला भी है। ये सुनते ही वो सभी फैसला करते हैं कि वो उससे लड़ने जाएंगे क्योंकि वो अकेला है, इसीलिए उसे हराना थोड़ा आसान हो सकता है। अब अगले सीन में ये लोग वहाँ से निकल चुके थे। जब वो बस के अंदर थे तो स्टैन असाही से उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो वो बताना शुरू करता है कि जब वो 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स चले गए, लेकिन ये सब बताते हुए वो बहुत उदास हो रहा था। इसीलिए डोरा उसे शांत कराती है, लेकिन तभी मियाओ डोरा से पूछने लगती है कि उसका पास्ट क्या है। तो डोरा बताती है कि वो जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचती है तो उसका सर दुखने लगता है। इसके बाद स्टैन डोरा की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और बताता है कि इसकी जो मेमोरीज है उन्हें सील कर दिया गया है। ये सुनकर असाही थोड़ा सा हैरान था और कहने लगता है कि क्या उस सील्ड को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर स्टैन बताता है कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अब अगले सीन में वो लोग उसी गांव में पहुंच चुके थे जहां से उन्हें वो सिग्नल आ रहा था। यहाँ पर आकर स्टैन बताता है कि ये गांव कई साल पहले खाली हो चुका था। यहाँ के जो विलेजर्स थे वो सारे मारे जा चुके हैं और उसके बाद से जो भी यहाँ पर आया वो कभी वापस लौट कर नहीं गया। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारे रेड फ्लावर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर अभी ये थोड़े से हैरान थे। पर उन रेड फ्लावर्स के बीच में एक घर था जहाँ पर वो एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी वही है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और इसका नाम असाही पता चलता है, लेकिन इसका असली नाम सिल्वर है और ये फ्लावर असल में उन्हीं गांव वालों के ब्लड की वजह से आए थे जिन्हें सिल्वर ने खत्म किया था। अब ये लोग सिल्वर को देखते हैं तो थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के एरिया में वो अकेला फूलों की फार्मिंग कर रहा था। ये लोग छुपकर थोड़ी देर उसे देखने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सिल्वर कुछ खाने की चीज लेकर आता है तो डोरा वहाँ उसके स्मेल से हवा में आ जाती है, जिसकी वजह से अब सिल्वर ने उन्हें देख लिया था। इसीलिए इनके पास सामने आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। असाही वहाँ पर आकर बताता है कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इन फूलों के बारे में कुछ जानकारी लेने आए हैं। अब सिल्वर उसे वेलकम करता है और बिठाता है और चाय भी देता है, जिसे असाही ने छूकर फेंक दिया था। इसके बाद सिल्वर उसे खाने के लिए कुछ चीजें लाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी हवा चलने लगी थी। वो समझ गए थे कि शायद यहाँ पर तूफान आने वाला है। धीरे धीरे हवा थोड़ी तेज होती है, जिसके बाद सिल्वर वहाँ से आगे बढ़ता और फूलों को प्रोटेक्ट करने लगता है क्योंकि ये सभी फूल उसे काउरी की याद दिलाते थे। अभी हवा रुक नहीं रही थी, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही डिस्ट्रॉयर है।
स्टैन तुरंत ही असाई से कहता है कि हमें इसे खत्म करना होगा, ये उन 60 डिस्ट्रॉयर में से एक है, इसीलिए अब वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। पर तभी आसमान से कुछ बिजली गिरती है, जिसकी वजह से ये वापस से वहाँ से कुछ दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ पर सिल्वर की बॉडी पर एक एनर्जी हावी होने लगती है। सिल्वर पीछे मुड़ते हुए असाई को मदद के लिए चिल्लाता है, पर इससे पहले ही वो एनर्जी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और उसके ऊपर एक स्टोन से बनी हुई परत आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये उसी डिस्ट्रॉयर जैसा दिखता है जो कि मैंसन में सबसे पहले दिखाई दिया था। असल में ये वही है। एनर्जी के हावी होने की वजह से ही अपने ऊपर ये कंट्रोल खो देता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है। अब यहाँ पर सिल्वर असाई की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन असाई अपनी शील्ड क्रिएट करते हुए उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इससे वो थोड़ा पीछे गिर गया था। अब हम देखते हैं कि मियाओ तुरंत ही आगे बढ़ रही थी सिल्वर पर हमला करने के लिए। वो सिल्वर की पीठ पर कई सारे कट लगाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पीठ बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसकी वजह से उसके अटैक का कोई फायदा नहीं। इस तरफ डोरा अपने रियल फॉर्म में आने के बाद असाई से कह रही थी कि इसे रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, इसे रोकने के लिए मुझे अपनी न्यू पावर्स को अनलॉक करना होगा। जिसके बाद वो उस पावर को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसे कुछ टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो इन लोगों से कुछ टाइम मांगती है। अब यहाँ पर मियाओ आगे बढ़कर फिर से सिल्वर पर हमला कर रही थी, लेकिन सिल्वर को इन अटैक से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मियाओ का ही पैर पकड़ते हुए उसे वहाँ से दूर हटा देता है। अब इसके बाद सिल्वर सीधा असाई की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी स्टैन आ गया था और कहता है कि इसे मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो बिल्कुल सिल्वर के नजदीक आकर उसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था, जो देखकर सिल्वर को और भी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही स्टैन को पंच करते हुए वहाँ पर नीचे गिराता है और इसके बाद उसके ऊपर बहुत तेजी से पंच करता है, जिसकी वजह से जमीन भी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। लेकिन स्टैन वहाँ से गायब हो चुका था। स्टैन उसके पीछे आता और फिर से वही इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा था। अब यहाँ पर सिल्वर पूरी कोशिश कर रहा था स्टैन को मारने की, लेकिन उसे टच कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि असल में स्टैन होलोग्राम का यूज कर रहा था और वो बार बार यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो रहा था, जिस वजह से सिल्वर को असली स्टैन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही इसके बाद स्टैन अपने कई सारे क्लोन क्रिएट करता है, जिससे सिल्वर बहुत ही कंफ्यूज था और उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। इस वजह से वो अपनी पूरी पावर को अनलीज करता है, जिससे इतना प्रेशर सर्कुलेट होता है कि जमीन वहां टूटने लगती है और स्टैन के क्लोन के साथ साथ स्टैन भी वहां से दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से अब क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर अब सही वक्त पर असाई स्टैन को पकड़ लेता और सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो सामने से आते हुए पत्थर उन्हें नहीं लगते। वैसे वहाँ की जमीन भी उखड़ चुकी थी, इस वजह से जमीन के नीचे जो हड्डियां गड़ी हुई है, मतलब कि उन विलेजर्स की हड्डियां जिन्हें कि सिल्वर ने खत्म किया था, वो भी सामने अब दिखने लगी थी। इन्हें देखते हुए असाई और बाकी सभी को लगता है कि सिल्वर ने ही उन्हें खत्म किया है, इसका मतलब वो बहुत बुरा है। इस वजह से उन सभी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर इधर सिल्वर भी जमीन से बहुत सारे पत्थर उठाते हुए उनकी तरफ हमला करने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि डोरा की वो टेक्निक फाइनली अवेकन हो चुकी थी, जिस वजह से वो असाई को अपनी पावर देना स्टार्ट करती है। साथ ही यहाँ पर उसने अपनी मेमोरीज को असाई के साथ शेयर किया था। अभी असाई उसकी पावर की मदद से क्रिस्टल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और साथ ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ सिल्वर पर अटैक करते वक्त स्टैन वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे सिल्वर के चेस्ट पर लगे उस कोर पॉइंट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि शायद वही सिल्वर का एनर्जी कोर है। असाई उसकी बात मानता है और ऐसा ही करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिल्वर अभी हार रहा था। हम देखते हैं कि असाई उस स्वॉर्ड को यानी कि क्रिस्टल को मैनिपुलेट करते हुए एक बड़े से हैमर में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसके बाद वो बड़े से हैमर से एक के बाद एक सिल्वर के ऊपर कई सारे अटैक करता है और सिल्वर को वहीं नीचे गिरा देता है। इस वजह से अभी सिल्वर का वो स्टोन आर्मर भी पूरी तरह से टूट चुका था। अब ये लोग सिल्वर के पास आते हैं। यहाँ पर असाई कह रहा था कि हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस पर सिल्वर कहता है कि नहीं, उस मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ यही तरीका है। अगर इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो कोर है उसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी टूट चुका है। अब अचानक से उस कोर के अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलना शुरू होती है और एक बड़ी सी स्पाइक बाहर निकल कर आती है, जिसकी वजह से सिल्वर वहीं मारा जाता है। अब वो जो एनर्जी थी जो सिल्वर की बॉडी पर काबू करते जा रही थी, जिस वजह से सिल्वर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और वो मारा गया था। सिल्वर की पूरी बॉडी के आसपास फिर से एक स्टोन आर्मर आना शुरू हो गया था, जो कि असल में कोई आर्मर नहीं बल्कि वही स्टोन गॉड की पावर्स है। सिल्वर पूरी तरह से एक स्टोन मॉन्स्टर में बदल चुका है। दूसरी तरफ वो जो डिस्ट्रॉयर का ग्रुप है वो ये चीज नोटिस करता है कि सिल्वर की एनर्जी गायब हो चुकी है, इसका मतलब उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी जो पावर थी जो कि सील्ड थी वो अब अनलीज हो चुकी है, इसका मतलब वो मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। वो तुरंत ही वहाँ से सिल्वर के पास आने के लिए निकलते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर को रोकने के लिए असाई क्रिस्टल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कई सारी स्वॉर्ड्स का यूज किया था पर उसका कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ अभी स्टैन और मियाओ मिलकर भी हमला करते हैं, लेकिन जब मियाओ अपनी गर्ल फॉर्म में आने के बाद अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल कर रही थी, तभी वो स्टोन मॉन्स्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रोक देता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है। अभी स्टैन भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था, इस वजह से वो स्टोन मॉन्स्टर उसे भी सामने से हटा देता है। अब यहाँ असाई उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो अपनी स्पिरिचुअल स्पेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्पेयर उस स्टोन मॉन्स्टर को ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पाती। असाई यहाँ पर मल्टी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहा था, पर उसका कोई भी अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि उस स्टोन मॉन्स्टर को चोट पहुंचा पाए। वो स्टोन मॉन्स्टर असाई पर ही हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है।
साथ ही वो यहाँ पर हमला भी करता है। जिस हमले को रोकने के लिए डोरा आगे आकर एक शील्ड क्रिएट करती है। वो शील्ड डिस्ट्रॉय होते जा रही थी पर वो बार बार सेम शील्ड क्रिएट करती है जिससे कि वो असाही को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ असाही जो कि अभी डोरा के स्पिरिट प्रिजन में आ चुका था, वहाँ पर वो सामने कुछ चेन्स को देखता है जिन्होंने एक क्रिस्टल को बांध रखा था। यहाँ वो पहले चेन को टच करता है तो वो चेन डिसअपियर होने लगती है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर उस स्टोन को भी टच करता है। वैसे उसके उस स्टोन को टच करने से पहले हम बाहर देखते हैं कि अभी डोरा जब उस स्टोन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी तभी वो स्टोन मॉन्स्टर डोरा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी उस स्टोन मॉन्स्टर को भी डोरा के अंदर काओरी दिखाई दे रही थी, पर फिर भी सिल्वर तो स्टोन मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, इस वजह से वो खुद को रोक नहीं सकता था, बल्कि अब वो मारा जा चुका है। उसे बस सामने ये सब दिख रहा होता है क्योंकि उसकी सोल अभी भी स्टोन मॉन्स्टर के अंदर है। अब जब वो डोरा को पंच करता है और वो वहाँ से दूर गिरती है, उसी समय उसकी स्पिरिट प्रिजन में असाही उस क्रिस्टल को टच करता है। क्रिस्टल को टच करते ही यहाँ पर डोरा की जो रियल पावर है वो अनलीश होना शुरू हो जाती है। उसके आसपास एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारी मतलब हजारों लाखों की तादाद में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स आना स्टार्ट हो गई थी, जो कि सीधे ही उस स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है और वो स्टोन मॉन्स्टर वहीं नीचे गिर जाता है। जब वो आंख खोलता है तो सामने एक गॉडेस को देखता है जो कि अपनी पावर से एक जाइंट स्वॉर्ड को समन कर रही थी। ये जाइंट स्वॉर्ड सीधे आकर स्टोन मॉन्स्टर को लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो सोल है वो सीधे हेवन में पहुंच जाती है। इस तरफ असाही की भी आंख खुलती है तो वो भी अभी गॉडेस को देखता है और उसे वो गॉडेस डोरा लग रही थी, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गया था। अब जब एक और बार उसे होश आता है तो वो देखता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके पास में डोरा थी। तभी मियाओ और स्टैन भी आते हैं और वो बताते हैं कि सिल्वर यानी कि वो डिस्ट्रॉयर मारा जा चुका है। पहले तो वो ये चीज कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म होने के बाद अभी स्टैन कह रहा था कि एक अकेले डिस्ट्रॉयर को मारना इतना मुश्किल था, बाकी डिस्ट्रॉयर से हम कैसे लड़ेंगे और आखिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। इस पर असाही कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हमने उनके एक साथी को मारा है, इस वजह से वो खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे। हमें तो यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। असाही का ये डिसीजन बिल्कुल सही था क्योंकि जब वो वहाँ से निकले थे तो उसके कुछ ही देर बाद वो सभी डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आ जाते हैं। अभी उन डिस्ट्रॉयर में जो मेन डिस्ट्रॉयर था, मतलब वो डिस्ट्रॉयर जिसने की ग्रिम रीपर को समन किया था, वो यहाँ सबसे पहले आगे आते हुए सिल्वर के अंदर से वो सारी मेमोरीज को खींचता है और उसकी पूरी फाइट को शुरू से लेकर अंत तक देखता है। वो समझ गया था कि सिल्वर को किसने खत्म किया, इस वजह से वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें पहले इन बच्चों को रोकना होगा वरना ये आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ उस बेस में आ जाते हैं जिसमें असाही और बाकी सभी थे। यहाँ पर मियाओ की हालत अभी खराब थी और स्टैन उसका इलाज कर रहा था, लेकिन अब अचानक से उनकी बेस के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहाँ पर सामने आकर उस बेस को बीच में से कट कर देती है। यहाँ पर बहुत ही कम समय में वो सभी मारे गए थे। लास्ट में बस असाही बचता है जिसके भी वो लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अभी असाही जैसे ही आंख खोलता है तो वो अलग स्पेस में आ चुका था, जहाँ मिस्टीरियस मैन उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए। अभी यहाँ स्पेस में असाही के आसपास बहुत सारे मिरर्स थे। वो उन्हें तोड़ने लगता है और कहने लगता है कि आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। इस पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि भले ही तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगनी है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम में पीछे भेजने वाला हूँ। अब वो मिस्टीरियस आदमी जो हुडी पहने हुए था वो हुडी को निकालता है, जिसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है और जानने को मिलता है कि ये असल में असाही का फादर है। वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें डीमन फर्नेस में मिलूंगा, और इसके बाद वो असाही को फिर से टाइम में पीछे भेज देता है। अब हम देखते हैं कि जब वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहाँ फिर से पोर्टल ओपन करके उस बेस के सामने आई थी और जब उसने उस बेस को काटा था तो वहाँ पर उस बेस के अंदर कोई भी नहीं था, बस उसमें बम लगे हुए थे जो कि ब्लास्ट करते हैं। इस तरफ रियल बेस में जहाँ पर अभी स्टैन और बाकी सभी थे, वहाँ पर स्टैन कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि हमने सही मौके पर अपना व्हीकल बदल दिया। यहाँ पर डोरा भी असाही को जीनियस कह रही थी क्योंकि उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ था, पर अब वो लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुरंत ही असाही के घर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें अभी हाना की तबीयत भी चेक करनी है और साथ ही उसे भी बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब जब वो घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आकर देखते हैं कि हाना घर पर है नहीं। अभी डोरा कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्ट्रॉयर पहले ही यहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले गए, लेकिन तभी उन्हें एक लेटर दिखता है जो कि हाना ने छोड़ा था क्योंकि वहाँ पर ब्लैक रोज भी रखा हुआ था। इसके बाद अब वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रॉयर है वो बहुत ही स्पीड से इनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर आते ही स्टैन अपने डिवाइस से हाना की मैंसन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर बुलाता है जो कि असल में हाना की फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन स्टैन उसे अपने डिवाइस से कंट्रोल कर सकता था। वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में असाही उस लेटर को ओपन करके देखता है, उसमें लिखा हुआ था कि हाना असल में डीमन फर्नेस की तरफ गई है। असाही को समझ में नहीं आता कि आखिर ये डीमन फर्नेस क्या है, तो यहाँ पर मियाओ बताती है कि वो एक आइलैंड है जहाँ पर ट्रायल्स होते हैं, मतलब कि टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को पार करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है वो एक परफेक्ट समनर बन जाता है। अब यहाँ पर स्टैन कह रहा था कि वो आइलैंड तो बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन हमें उसका रास्ता नहीं पता, हमें अब आगे करना क्या है ये सोचना होगा। तभी असाही उस लेटर को ध्यान से देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि हाना ने वहाँ का कोऑर्डिनेट उस पर लिख रखा था, जिसे देखने के बाद स्टैन समझ जाता है कि अब वो लोग उस आइलैंड पर जा सकते हैं। अभी कुछ ही देर में वो समुद्र की तरफ पहुंच चुके थे, जहाँ से सीधा रास्ता अभी डीमन फर्नेस आइलैंड की तरफ जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत ही खतरनाक तूफान मिलता है, जिसे देखकर स्टैन कहता है कि इसके दूसरी तरफ ही हमें वो आइलैंड मिलेगा। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से वो उस तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन जब मौसम ठीक होता है तो उनके सामने वही आइलैंड था। वो सभी खुश थे, लेकिन उसी दौरान असाही एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है। ये एनर्जी असल में शैडो की थी। शैडो वही डिस्ट्रॉयर गर्ल है। वो यहाँ इनके हेलीकॉप्टर पर कट लगाती है
और हेलीकॉप्टर बीच में से पूरी तरह से कट चुका था। वो अटैक उनको भी लगता है, लेकिन इसके पहले ही असाई ने अपनी स्पिरिचुअल क्रिस्टल शील्ड क्रिएट कर ली थी। अभी वो लोग हवा में से नीचे गिर रहे थे, पर तभी स्टैन अपने डिवाइस में से एक रोबोट क्रिएट करते हुए सभी को बचा लेता है। पर इतने में ही वो एलिमेंट पावर वाली डिस्ट्रॉयर गर्ल वहाँ पर आती है, और जब ये उसके अटैक से बचते हुए उस पर हमला कर रहे थे, तभी वहाँ पर मियाओ का भाई क्रो भी आ जाता है। अब इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि ये सभी डिस्ट्रॉयर से एक साथ नहीं लड़ सकते, और अब वो वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन लकीली ये सीधा उसी आइलैंड यानी कि डीमन फर्नेस पर गिरते हैं, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर उनके सामने आ चुके थे। इन्होंने अब होप खो दी थी, इन्हें लग रहा था कि अब ये नहीं बचने वाले। पर इतने में ही वहाँ पर एक बनी गर्ल आती है। वो इन सभी के ऊपर एक स्टिकर लगाती है और कहती है कि तुम लोग डीमन फर्नेस के रूल के खिलाफ जा रहे हो, तुम यहाँ पर किसी को खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी को खत्म करना है तो इसके लिए एरिना में चैलेंज करना होगा। अब यहाँ पर वो एलिमेंट पावर वाली डिस्ट्रॉयर गर्ल, उसका नाम फ्लेम है, वो कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन हमें रोकने वाले। पर तभी उनका वो मेन डिस्ट्रॉयर यानी कि वो ग्रिम रीपर वाला डिस्ट्रॉयर उसे रोक देता है, और इसके बाद अब वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। असाई और बाकी सभी खुश थे कि जान बच गई। अब यहाँ पर असाई बनी गर्ल से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला था, लेकिन इतने में ही बनी गर्ल वहाँ से चली जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे वो पकड़ नहीं पाते। लेकिन अब वो आइलैंड की तरफ आ चुके थे, पर अभी भी इतनी देर तक चलने के बाद वो टाउन तक नहीं पहुंचे थे, और वो लोग थक भी चुके थे। लेकिन इतने में उनके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी आता है, जिसके पास एक अजीब सा पेट था। वो आदमी अपना नाम रिचर्ड बताता और कहता है कि वो इन्हें लिफ्ट दे सकता है टाउन तक जाने के लिए, क्योंकि वो एक मर्चेंट है और उसका यही काम है। इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी ये लोग बैठ जाते हैं। अब रास्ते में रिचर्ड उनसे पूछता है कि आखिर इन लोगों की ऐसी हालत क्यों है, जिस पर ये सब बताते हैं कि इनके पीछे डिस्ट्रॉयर पड़े हैं। पर फिर रिचर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम सबसे सेफेस्ट जगह पर हो, क्योंकि यहाँ पर वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर आपस में लड़ नहीं सकते। ये रूल एंसेस्टर्स ने बनाया था। यहाँ पर वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर की फाइट सिर्फ एरिना के अंदर ही होती है। अब इस पर सभी खुश भी थे। कुछ ही देर में वो टाउन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आकर वो एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ खाना मिलता है। वहाँ पर वो बोतल में रखा हुआ कुछ लिक्विड पीते हैं, जिसके बाद उनकी भूख तो मिट ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनकी बॉडी भी हील करती जा रही थी। उन्हें ये लिक्विड बहुत पसंद आता है। वो ऐसी कई सारी बोतलें खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद वो शॉप ऑनर यहाँ पर बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है, लेकिन रिचर्ड उसे पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि ये लोग फ्यूचर में उसे पैसे लौटा दें। सभी रिचर्ड की इस चीज से बहुत खुश थे। कुछ देर में वो एक क्लॉथ शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, और वहाँ का पैसा भी रिचर्ड ही देता है। अभी रिचर्ड उस शॉप ऑनर से कुछ बात कर रहा था, और उसकी स्माइल देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई अच्छा बंदा है। इसके बाद अब वो वहाँ डीमन फर्नेस की मेन पैलेस की तरफ पहुंच चुके थे, जहाँ पर असल में वो एरिना है। अब ये कुछ स्टेप चढ़कर ऊपर आते हैं तो इन्हें जानने को मिलता है कि यहाँ एरिना के अंदर आने के लिए 4 गेट है, और 4 गेट इसीलिए है क्योंकि एरिना में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि चारों गेट में सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत है, मतलब उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर किसी के पास एक भी है तो वो उस गेट को पार कर सकता है और एरिना में आ सकता है। यहाँ पर पहला जो गेट था उसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब वो उम्मीद खो चुके थे कि यहाँ से तो वो अंदर नहीं जा सकते। तभी स्टैन अपना कार्ड निकालता और पैसे देते हुए खुद अंदर चला जाता है। वो बताता है कि वो पहले से बहुत कमाई कर रहा है। ये देखकर सभी हैरान थे। अब इस गेट से वो नहीं जा सकते थे, तो दूसरा गेट जो था वहाँ से सिर्फ सुंदर लड़कियां ही अंदर जा सकती है। इसीलिए डोरा तुरंत ही अपनी रियल फॉर्म में आती है, जिसके बाद उसे एंट्री ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता था, बल्कि वो तो यहाँ पर असाई को भी अंदर ले आती है और कोई भी उसे रोकता तक नहीं। अब इसके बाद मियाओ वहाँ उसी गेट से अंदर आने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ का जो गार्ड था वो उसे रोक देता है। वो कहता है कि एक बार अपनी शक्ल देखो, उसके बाद अंदर जाना। मियाओ समझ गई थी कि वो यहाँ से जा नहीं सकती, इसीलिए अब वो तीसरे गेट की तरफ जाती है, जहाँ पर वो एक सूमो रेसलर को देखती है जो कि किसी चीज पर अपनी पावर दिखा रहा था। मतलब यहाँ पर अगर वो पावर साबित कर दे तो वो अंदर जा सकती है। जिसके बाद मियाओ अपने स्पिरिचुअल बेयर फॉर्म में आती है और पंच करते हुए उस चीज को तोड़ देती है जिस पर पावर दिखानी थी। इसके बाद उसे भी अंदर की तरफ एंट्री मिल गई थी। अब सिर्फ रिचर्ड बचा हुआ था। वो चौथे गेट से एंटर करता है। जब वो अंदर आता है तो असाई उससे पूछता है कि चौथा गेट किस चीज का था, तो वो बताता है कि वहाँ से कोई फेमस पर्सन ही अंदर आ सकता है। ये सुनकर असाई शॉक था। वो पूछता है कि तुम फेमस हो तो तुम करते क्या हो, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर उन्हें कुछ बताता नहीं। वैसे असल में वो एक क्रिमिनल है। अब वैसे इसके बाद अब बोनी वहाँ सामने आती है और उन्हें बताती है कि यहाँ से उनका ट्रायल स्टार्ट होगा। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर हैं, करीबन 200 फ्लोर्स, और जो 20 फ्लोर है वो बेसिक है, मतलब वो नॉर्मल फ्लोर्स है। लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक समनर कहता है कि वो पिछली बार आया था और सिर्फ 5th फ्लोर तक पहुंच पाया। दूसरा कहता है कि वो तो 3rd फ्लोर पर ही आउट हो गया था। यहाँ पर रिचर्ड भी बताता है कि वो 9th फ्लोर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गया। अब इन लोगों को बोनी बताती है कि 10th फ्लोर पर एक चेक पॉइंट होता है, जहाँ तक अगर वो पहुंच जाए तो अपनी एनर्जी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्हें जानने को मिलता है कि हाना असल में 11th फ्लोर तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि उसने ये जर्नी पहले ही शुरू कर दी थी और वो इस बार की सबसे कमाल की कंटेस्टेंट है। असाई और बाकी सभी भी उसे देखकर मोटिवेट हो रहे थे और कह रहे थे कि वो भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। अब पहला फ्लोर जो था वो रेस्ट के लिए था। वहाँ पर एक बहुत ही शानदार होटल था। उसे कहा जाता है कि वो आराम से आज की रात यहाँ पर रुके और आराम करे, क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं और उसके बाद उनकी जर्नी आगे स्टार्ट होगी। अब वो सभी सो गए थे, लेकिन रात के टाइम हम देखते हैं कि अचानक से उनका जो कमरा है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। हर कमरे अलग अलग टाइप के थे, तो यहाँ पर हम असाई को देखते हैं जिसका कमरा श्रिंक हो रहा था और बहुत नुकीली कील लगी हुई थी, जो कि असाई को अगर टच करती तो शायद वो मारा जाता। उसके कमरे में अभी डोरा भी थी। वो दोनों डर गए थे।
डोरा यहाँ पर अपने क्लेवर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को काटने की कोशिश करती है, जो कि बना तो लकड़ी से था मगर वो कटता नहीं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, पर लास्ट मोमेंट पर असाही स्केलेटन कीज का इस्तेमाल करता और वो बाहर आ गए थे। लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि बाकी सभी के ऊपर भी यही खतरा आया होगा, इस वजह से वो सभी के गेट जाकर खोलने लगते हैं। पर किसी भी गेट को बाहर से खोल पाना नामुमकिन था। तभी जब वो मियाओ के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कमरे से एक अजीब सा कॉकरोच गेट के नीचे से बाहर आ रहा है। वो देखकर घबरा गए थे क्योंकि उन्हें वो बहुत वियर्ड लग रहा था, लेकिन उन्हें जानने को मिलता है कि ये मियाओ है। वो बताती है कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब इसके बाद वो स्टैन के रूम के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके गेट के नीचे से ब्लड निकल रहा है। उन्हें लगता है कि स्टैन मारा गया, लेकिन तभी वो ऊपर की तरफ से गिरता है क्योंकि वो जो चिमनी टाइप की चीज थी वो उसी रास्ते से बाहर आ गया था। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे कंटेस्टेंट भी अब बाहर आते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लोर टूटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है। कुछ देर के बाद कुछ लोग फ्लोर टूटने की वजह से नीचे लावा में गिरने लगे थे, पर उन्हें असाही बचा लेता है। स्टैन भी नीचे गिरा था, जिस वजह से डोरा ने अपने क्रिस्टल विंग्स एक्टिवेट करते हुए उसे बचा लिया था। अब ये वहां पर मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं, जिसे खोलने के बाद इन्होंने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया था। अभी फर्स्ट राउंड क्लियर करने की वजह से उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर सभी को एक एक चेस्ट मिली थी, जिसके अंदर उन्हें अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है। असाही को एक रिंग मिली थी, डोरा को क्या पता क्या मिला था, लेकिन मियाओ को एक डायमंड मिलता है। स्टैन को सबसे कूल चीज कुछ बम वगैरह मिलती है। अब इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर आते हैं, जहाँ पर बोनी उनकी बॉस होगी, मतलब वो सेकंड फ्लोर को संभालती है। वो बताती है कि यहाँ पर उनकी रेस होने वाली है। इस रेस के बाद जो फाइनल 15 कंटेस्टेंट बचेंगे वही फाइनलिस्ट होंगे, मतलब वो थर्ड फ्लोर के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और इसमें उन्हें जो रेस ट्रैक है उसके 20 चक्कर लगाने हैं। अब रेस शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि सबसे आगे अभी मियाओ चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल चीते की रफ्तार से भाग रही थी। पर एक और स्क्वेरल टाइप का लड़का था, जो कि असल में मियाओ की तरह ही एक एनिमल समनर है, वो भी बहुत तेजी से उड़ रहा था। अभी हम बाकियों को भी देखते हैं, जहाँ पर जो नए नए कंटेस्टेंट थे उनके पास अच्छी अच्छी काबिलियत थी, लेकिन जो पुराने वाले थे वो इस बार बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आए हैं। इस वजह से उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल था और यहाँ पर कुछ चीटिंग भी कर रहे थे। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, इसलिए इसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता, पर वो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस चीटिंग से बचने के लिए डोरा भी असाही को हवा में क्रिस्टल विंग्स की मदद से उड़ाते हुए ले जा रही थी। हम कई सारे चीटर्स को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बुलेट्स का यूज कर रहे थे और कुछ पॉइजन गैस का, लेकिन ये लोग उन्हें भी रोकते हुए हराते हैं और फिनिश लाइन को पार करते हैं। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर में से वो शैडो नाम की डिस्ट्रॉयर और फ्लेम नाम की डिस्ट्रॉयर दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, सिर्फ अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। उनकी फाइट कुछ देर तक ऐसे ही चलती है, लेकिन अब वो बोर होने लगे थे। वो दोनों कहते हैं कि हमें उन वॉचर से लड़ना है। वॉचर से मतलब अभी वो असाही और उसके ग्रुप की बात कर रहे थे। इसी पर वहीं पर बैठी एक दूसरी डिस्ट्रॉयर कहती है कि हम अभी वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन फर्नेस में टेलीपोर्ट होना नामुमकिन है, और अगर नॉर्मली वो ऐसे ही जाते हैं तो उनके पीछे डीमन फर्नेस के गार्ड पड़ जाएंगे, इसीलिए ये करना गलत होगा। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो टेलीविजन में वहाँ के लाइव टेलीकास्ट को देखे, जो कि बोनी कर रही है। वो लाइव टेलीकास्ट के दौरान हम देखते हैं कि सेकंड फ्लोर भी अब क्लियर हो चुका था, जहाँ मियाओ ने टॉप किया था और सेकंड पोजीशन पर असाही आया था। वो लोग असाही को देखते ही उसे पहचान लेते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब जो थर्ड फ्लोर था उस पर उन्हें खाना बनाना था। यहाँ पर असाही फर्स्ट आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से उसे खाना बनाने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है। उसका खाना इतना अच्छा था कि वहाँ की जज उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस दिख रही थी। अब इसके बाद जो फोर्थ फ्लोर आता है वो कारोके का था, मतलब कि गाने का, लेकिन असाही को जीतता देख ये लोग पहले ही गुस्सा करते हैं और यहाँ पर उनमें से एक उस टेलीविजन को तोड़ देती है और कहने लगती है कि हम आखिर असाही को सबक कैसे सिखाएंगे। तभी वहाँ पर वो ग्रिम रीपर वाला डिस्ट्रॉयर आता है और कहता है कि उन्हें शांत होना चाहिए, जल्दी वो असाही पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो उन्हें एक और नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसकी पावर देखकर अभी वो तीनों डिस्ट्रॉयर गर्ल्स हैरान थी। यहाँ ग्रिम रीपर वाला डिस्ट्रॉयर कहता है कि इसकी मदद से असाही हमसे बचकर भाग ही नहीं सकता। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम बोनी को देखते हैं, जो कि अभी एल्डर से मिलने आई थी। वो सभी एल्डर को बताती है कि टोटल 92 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें अब सिर्फ 15 ही बचे हैं जो कि 5वें फ्लोर पर पहुंच पाए, मगर बाकी जो हारे हैं उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी मिल चुकी है। और इसके बाद अब बोनी वहाँ से सीधा ही एक तहखाने में आती है, जहाँ पर गॉडेस पेंडोरा है। वो यहाँ पर आकर वो जितनी भी स्पिरिट एनर्जी थी वो उन्हें गॉडेस पेंडोरा के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। लेकिन इसी के साथ ये सीजन और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।